करीब 20,000 साल पहले की ये दास्तान है, जब इंसान तादाद में नहीं बल्कि छोटे छोटे कबीलों में बसा करते थे। उनकी जिंदगी का हर लम्हा शिकार के सहारे गुजरता था। हर नई सुबह अपने साथ एक नई आजमाइश लेकर आती और हर ढलती शाम ये फैसला करती कि आज उनके चूल्हे जलेंगे या फिर भूख ही उनका मुकद्दर बनेगी। कहानी का आगाज यूरोप के एक छोटे से कबीले से होता है, जिसके सरदार का नाम ताऊ है। वो सिर्फ एक बहादुर शिकारी ही नहीं बल्कि दूरअंदेश और दानिशमंद रहनुमा भी है। आज पूरा कबीला एक ऐसे सफर की तैयारी में है जहाँ जरा सी गलती मौत को दावत दे सकती है। सर्दियां दस्तक देने वाली हैं और इस सरजमीन पर ऐसी सर्दियां पड़ती हैं कि लगातार 6 महीने तक हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आती है। इसलिए जिंदा रहने के लिए उन्हें पहले ही इतना शिकार करना होगा कि पूरे मौसम का गुजारा हो सके। आज इस सफर की सबसे खास बात यह है कि पहली बार ताऊ का बेटा केड़ा भी शिकार पर जा रहा है। उधर केड़ा की माँ की आंखों में फिक्र साफ झलक रही है। वो ताऊ से कहती है वो अभी नादान है, उसे अपने साथ मत ले जाइए। लेकिन ताऊ ठहरी हुई आवाज में जवाब देता है वो एक सरदार का बेटा है और जो आने वाले वक्त में कबीले की रहनुमाई करेगा उसे खौफ नहीं हिम्मत का लिबास पहनना होगा। अगली सुबह कबीले के सबसे बहादुर नौजवान अपनों से और पूरे कबीले से अलविदा बोलते हैं और खामोशी से उन घने जंगलों की जानिब रवाना हो जाते हैं जहाँ हर कदम पर मौत घात लगाए बैठी है। रात होते ही ये सभी एक मुकाम पर ठहर जाते हैं और आग जलाने के लिए ये लोग एक सूखी लकड़ी पर बने गड्ढे में दूसरी लकड़ी को तेजी से घुमाते हैं, जिससे घर्षण के कारण उस पर रखी सूखी घास सुलग कर आग पकड़ लेती है। अगली सुबह की पहली किरण के साथ ये काफिला एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां पत्थरों के ऊपर पत्थर रखकर एक खामोश निशान बनाया गया होता है। तभी केड़ा की नजर दूर पड़ती है जहां एक और कबीले के निवासी इन्हीं की जानिब बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। जैसे जैसे उनके कदम करीब आते हैं फिजा में अपनापन घुलने लगता है। उनके पहुंचते ही ताऊ आगे बढ़ता है और उनके सरदार को गले से लगा लेता है। दरअसल ये महज एक मुलाकात नहीं बल्कि बरसों से चली आ रही एक परंपरा है। हर साल शिकार का सफर शुरू करने से पहले ये तमाम कबीले इसी मुकाम पर जमा होते हैं और फिर एकजुट होकर उस जंगल की तरफ रवाना होते हैं जहां हर सांस जिंदगी और मौत के दरमियान झूलती है। रास्ते में हाथियों के एक अजीम झुंड को बेहद खामोशी से पार करते हुए ये लोग आगे निकलते हैं। तभी उनकी नजर एक जंगली सुअर पर पड़ती है। सब लोग तुरंत उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और सही मौका मिलते ही उस पर अचानक हमला कर देते हैं। जख्मी सुअर जमीन पर गिर पड़ता है, उसकी सांसें अभी भी चल रही होती हैं। तभी ताऊ अपने बेटे के हाथ में हथियार थमाते हुए कहता है अब इसे ज़ब्ह करो, यही असली शिकारी की पहली आजमाइश है। लड़का कांपते हाथों से हथियार उठाता है और सुअर की गर्दन पर रख देता है, लेकिन उसके दिल में रहम उमड़ पड़ता है। लाख कोशिश के बावजूद वो वार नहीं कर पाता। ताऊ उसकी आंखों में झांकता है, हथियार वापस लेता है और एक ही वार में सुअर को ज़ब्ह कर देता है। फिर सर्द लहजे में कहता है मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतने बुजदिल निकलोगे। रात ढलती है, जंगल खामोशी की चादर ओढ़ लेता है। शिकारी आग के गिर्द बैठकर शिकार का गोश्त खाते हुए कुछ सुकून के लम्हे गुजार रहे होते हैं कि अचानक घने जंगल की खामोशी को एक खौफनाक गुर्राहट चीर देती है। ये आवाज इतनी डरावनी होती है कि सबके हाथ वहीं रुक जाते हैं। हर शिकारी फौरन अपने हथियार संभाल लेता है। सबकी निगाहें अंधेरे में किसी अनदेखे साए को तलाशने लगती हैं। कोई खूंखार दरिंदा उनके बेहद करीब अंधेरे में छिपा उन पर हमला करने के सही वक्त का इंतजार कर रहा है और अपने अपने हथियार लेकर किसी अनजान दरिंदे की खौफ में सावधान हो जाते हैं। मुखिया को लगता है वो अब यह से चल गया और ये लोग अपने हथियार पीछे कर सुकून से जैसे ही दोबारा बैठते हैं तभी अचानक एक शेर साथ में बैठे एक लड़के को उठा ले जाता है। उसे वो मर डालता है, लेकिन डर के मारे उसे बचाने कोई नहीं जाता। ये लोग शिकार की तलाश में आगे बढ़ते जाते हैं। एक गुफा में ये सभी लोग अपने अपने हाथों पर एक निशान बनाते हैं जो जिसके सहारे ये लोग वापस घर जा सकते हैं। ये एक मैप की तरह होता है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ये शिकारी फिर सफर पर निकल पड़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें जमीन पर बिखरा हुआ जानवरों का ताजा गोबर दिखाई देता है। ताऊ उसे अपने हाथ में उठाकर गौर से देखता है और एक ही नजर में समझ जाता है कि जंगली भैंसों का झुंड उनसे ज्यादा दूर नहीं। हर शिकारी अपने चेहरे पर कीचड़ मल लेता है ताकि उनकी बू और चमक किसी भी जानवर तक न पहुंच सके। फिर सब अपने हथियार मजबूती से थामे, सांसें रोके, जमीन से चिपक कर आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे ही ताऊ को सही मौका नजर आता है वो अपने हाथ का इशारा करता है और अगले ही पल पूरा जंगल शोर से गूंज उठता है। सभी शिकारी एक साथ दहाड़ते हुए भैंसों की तरफ दौड़ पड़ते हैं। अचानक हुए इस हमले से जंगली भैंसें बुरी तरह घबरा जाती हैं और पूरी ताकत के साथ इनकी तरफ लपकने लगती है। लेकिन शिकारी पहले ही अपना दांव बिछा चुके होते हैं। वो एक एक करके अपने हथियार उनके सामने फेंक देते हैं, जिससे उनका रास्ता तंग पड़ जाता है। पूरा झुंड घबराकर पलटता है और जान बचाने की कोशिश में उसी खाई की तरफ भागने लगता है और यही उनकी सबसे बड़ी बदकिस्मती बन
बन गई। एक के बाद एक कई जंगली भैंसे गहरी खाई में गिरते चले गए। इसी अफरा तफरी के दौरान एक खूंखार भैंसा सीधा केड़ा की जान का दुश्मन बनकर उसकी तरफ बढ़ता है। केड़ा अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से दौड़ा, मगर अगले ही लम्हे उस भैंसे ने अपने नुकीले सींगों से उसे हवा में उछाल दिया। जमीन पर गिरते ही भैंसा दोबारा उसे मारने आया। उसकी सींग केड़ा के कपड़ों में फंस गया। भैंसा उसे घसीट कर ले गया और खाई में फेंक दिया। जब सभी लोग देखने जाते हैं तो केड़ा नीचे एक चट्टान को पकड़कर लटका होता है। उसके पिता ऊपर से उसे मौत से लड़ता हुआ देख रहे होते हैं। तभी उसके हाथ की चट्टान टूट जाती है। नीचे वो कई चट्टानों से टकराते बीच में निकली चट्टान पर गिरकर बेहोश हो जाता है। उसके साथ ही कई दिन और कई रातें वहीं ठहरे रहे, इस उम्मीद में कि शायद केड़ा आंखें खोल दे। मगर जब हर उम्मीद दम तोड़ गई तो अपनी कबीलाई रस्मों के मुताबिक उसे आखिरी विदा देकर भारी दिल के साथ वहां से रवाना हो गए। शाम का साया गहराने लगा। तभी एक गिद्ध उसे मुर्दा समझकर उसके जिस्म को नोचने के लिए उतरा। जैसे ही उसने अपनी चोंच मारी, केड़ा की आंखें अचानक खुल गईं। उसने फौरन गिद्ध को पकड़कर नीचे फेंक दिया। होश में आते ही उसने नीचे झांका। जमीन उससे कई 100 फीट नीचे थी। उसका एक पैर बुरी तरह टूट चुका था और जिस चट्टान पर वह फंसा था वहां से निकलने का कोई आसान रास्ता नहीं था। वह अपने पिता को पुकारता रहा, बार बार आवाज देता रहा, मगर उन वीरान पहाड़ियों में उसकी फरियाद सुनने वाला कोई न था। उसी वक्त आसमान पर काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। नीचे खाई में पानी तेजी से भरने लगा। भीगी हुई चट्टान पर उसका हाथ फिसल गया और वह सीधे नीचे उफनते पानी में जा गिरा। जब उसकी आंख खुली तो वह जमीन पर पड़ा था। दर्द से कराहते हुए उसने लकड़ी का सहारा लेकर अपने टूटे हुए पैर को बांधा और बड़ी मुश्किल से पहाड़ी के ऊपर पहुंचा। मगर वहां पहुंचकर उसका दिल टूट गया। उसके अपने लोग उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके थे। उन्होंने उसे मुर्दा समझ लिया था। अगली सुबह उसने एक तालाब से पानी पिया और पेट भरने के लिए जो कुछ मिला उसी पर गुजारा किया। लेकिन उसकी यह राहत भी ज्यादा देर तक कायम न रह सकी। अचानक पीछे से जंगली भेदियों का एक समूह उसे घेर लेता है। केड़ा अपनी बची खुची ताकत समेटकर भागता है। सामने एक सूखा दरख्त था। वह उस पर चढ़ने ही वाला था कि एक भेड़िए ने उसका जख्मी पैर पकड़ खींचने लगा। केड़ा उस पर हमला करता है और आखिरकार दरख्त पर चढ़ जाता है। पूरी रात भेड़िए नीचे बैठे उसका इंतजार करते रहे, मानो बस उसके उतरने की देर हो। मगर सुबह की पहली किरण के साथ पूरा झुंड वहां से चला गया, सिवाय उस एक जख्मी भेड़िए के जिसे किने जख्मी किया था। केड़ा एहतियात से नीचे उतरा। उसने अपना हथियार उठाया। इरादा था कि एक ही वार में उसका काम तमाम कर देगा। मगर जैसे ही उसने उस बेबस और जख्मी भेड़िए की आंखों में देखा, उसके दिल की सख्ती पिघल गई। उसने हथियार नीचे कर दिया। धीरे धीरे उसके करीब गया। पहले उसके मुंह को बांधा ताकि वह दर्द में उसे नुकसान न पहुंचा सके। फिर उसे अपने कंधे पर उठाया और एक गुफा की तरफ चल पड़ा। उसे क्या मालूम था यही जख्मी भेड़िया आगे चलकर उसकी जिंदगी का सबसे वफादार साथी बनने वाला था। केड़ा कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठी करता है और उन्हें अच्छी तरह पीसकर भेड़िए के जख्मों पर लगा देता है। धीरे धीरे उसके जख्म भरने लगते हैं। वह एक लकड़ी में बने छोटे से गड्ढे में दूसरी लकड़ी को पूरी ताकत से घुमाता है। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार चिंगारी निकलती है और आग जल उठती है। उस दिन के बाद से केड़ा और वह भेड़िया एक दूसरे के और करीब आते जाते हैं। लेकिन अब सर्दियां आने वाली थीं और बर्फबारी शुरू होने से पहले केड़ा को वहां से निकलना जरूरी था। वह भेड़िए को वहीं छोड़कर अकेला आगे बढ़ने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद केड़ा अचानक पीछे मुड़कर देखता है और उसकी आंखें ठहर जाती हैं। वह भेड़िया भी उसके पीछे पीछे चला आ रहा था। केड़ा उसे भगाने की बहुत कोशिश करता है। भेड़िया उसका पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं होता। आखिरकार केड़ा समझ जाता है कि अब ये सिर्फ एक जंगली जानवर नहीं रहा, ये उसका साथी बन चुका है। और फिर दोनों एक साथ अपने अनजान सफर पर निकल पड़ते हैं। अब जंगल की खामोश राहों पर दोनों साथ साथ चलते हैं। केड़ा और भेड़िया मिलकर छोटे छोटे जानवरों का शिकार करते हैं और कई रातें खुले आसमान के नीचे जंगल में गुजारते हैं। लेकिन जल्द ही मौसम बदल जाता है। सर्दियां शुरू हो जाती हैं और देखते ही देखते पूरा इलाका सफेद बर्फ की चादर से ढक जाता है। इन मुश्किल हालात के बावजूद दोनों हिम्मत नहीं हारते और एक दिन मिलकर एक जंगली सुअर का शिकार कर लेते हैं। उस रात दोनों आग जलाकर उसके पास बैठे होते हैं कि तभी दूर अंधेरे में कई भेड़िए नजर आते हैं। केड़ा का साथी उन भेड़ियों की तरफ बढ़ता है। कुछ पल के लिए केड़ा को डर लगता है कि शायद अब उसका साथी उसे छोड़कर अपने झुंड के साथ चला जाएगा और आखिरकार ऐसा ही होता है। भेड़िया भी अपने झुंड के साथ वहां से चला जाता है। अब केड़ा एक बार फिर बिल्कुल अकेला रह जाता है। वह अकेले ही आगे बढ़ने लगता है। लेकिन इस बार मौसम पहले से कहीं ज्यादा बेरहम हो चुका था। तभी उसे दूर कुछ भेड़िए दिखाई देते हैं। केड़ा उन्हें देखकर उनकी तरफ दौड़ने लगता है। लेकिन तभी अचानक बर्फ की परत टूट जाती है और वह सीधे बर्फीले पानी के अंदर जा गिरता है। वह बाहर निकलने की पूरी कोशिश करता है लेकिन बर्फ और पानी उसे नीचे खींच रहे थे। उसी वक्त अचानक उसका वही साथी अल्फा वहां पहुंच जाता है। केड़ा अपने पास रखा चाकू निकालता है और पूरी ताकत से बर्फ को काटने लगता है। काफी कोशिश के बाद वह बर्फ तोड़कर बाहर निकल आता है और एक बार फिर केड़ा और अल्फा साथ आ जाते हैं। दोनों आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें सामने एक आदमी बैठा हुआ दिखाई देता है। केड़ा
उसके पास जाता है, लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचता है उसे पता चलता है कि वह आदमी बहुत पहले ही मर चुका है। फिर उसकी नजर उसके हाथ में पकड़े धनुष पर पड़ती है। केड़ा वह धनुष उठा लेता है और अल्फा के साथ वहां से आगे बढ़ जाता है। कुछ ही देर बाद जंगली हायनाओं का एक झुंड उनके पीछे पड़ जाता है। केड़ा और अल्फा अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, मगर मौसम लगातार बिगड़ता जा रहा था। आखिरकार अपनी जान बचाने के लिए वे एक अनजान गुफा के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस गुफा को वे पनाह समझकर अंदर आए हैं वहां पहले से ही मौत उनका इंतजार कर रही थी। गुफे के अंधेरे में एक विशाल शेर अपने शिकार की ताक में बैठा था। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता है और अचानक उन पर हमला कर देता है। अल्फा उसके सामने आ जाता है। शेर के सामने अल्फा पूरी ताकत से उसका सामना कर अपने दोस्त की जान बचाने के लिए वह पीछे हटने को तैयार नहीं होता है। तभी केड़ा अपना धनुष उठाता है, से तीर छोड़ देता है। तीर सीधा शेर को जा लगता है। कुछ ही पलों में शेर वहीं ढेर हो जाता है, लेकिन इस लड़ाई में अल्फा बुरी तरह जख्मी हो चुका था। केड़ा उसके जख्मों पर मलहम लगाता है। उस रात दोनों उसी गुफा में रुकते हैं। अगली सुबह केड़ा और अल्फा फिर अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। चलते चलते अचानक केड़ा की नजर सामने पड़े पत्थरों से बने एक निशान पर जाती है। वह वही निशान था जिसे उसने अपने सफर की शुरुआत में देखा था। केड़ा समझ जाता है कि वह अब अपने घर के करीब पहुंच चुका है, लेकिन मंजिल अभी भी आसान नहीं थी। मौसम बेहद खराब था और बर्फीली हवाएं लगातार चल रही थीं। दोनों किसी तरह आगे बढ़ते रहे, लेकिन अब अल्फा के जख्म और कमजोरी उसे आगे बढ़ने नहीं दे रहे। अल्फा अब बिल्कुल थक चुका था। केड़ा उसे अपनी गोद में उठा लेता है और फिर अपने घायल दोस्त को सीने से लगाए हुए वह बड़ी बड़ी चट्टानों को पार करते हुए आगे बढ़ने लगता है। उसके शरीर में ताकत नहीं बची थी, लेकिन अपने दोस्त को बचाने का जुनून उसे आगे बढ़ा रहा था। काफी दूर जाने के बाद अचानक उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं। केड़ा अल्फा को गोद में लिए हुए उनकी तरफ बढ़ता है। कुछ कदम और चलता है और फिर अचानक जमीन पर गिर जाता है। और जब कबीले के मुखिया ताऊ की नजर उस लड़के पर पड़ती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं, उसका अपना बेटा केड़ा खड़ा था। वही केड़ा जिसे ताऊ ने मर चुका समझ लिया था और उन खतरनाक चट्टानों के बीच छोड़ आया था। केड़ा उन्हें बताता है, ये भेड़िया मेरा दोस्त है, इसी ने मेरी जान बचाई है। कबीले के लोग दोनों को अपने साथ ले जाते हैं। केड़ा और अल्फा का इलाज किया जाता है। मादा भेड़िया 4 बच्चों को जन्म देती है। अब केड़ा अकेला शिकारी नहीं था। अल्फा और उसके साथी कबीले के लोगों के साथ शिकार पर जाने लगे और इस तरह एक इंसान और एक जंगली भेड़िए की वह दोस्ती जो एक जख्म से शुरू हुई थी आखिरकार हमेशा के लिए एक रिश्ते में बदल गई। कहानी यहीं खत्म हो जाती है।